पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। पर वो उससे कम होने के बावजूद भी भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होकर उभरा है और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हो। आसिम मुनीर ईरान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, जिससे कि वो ईरान का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो अमेरिका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो चीन का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। और इसके लिए शायद भले ही मतलब हल्के मन से, आधे मन से हमको उनकी दाद देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अनयूजुअल है और काफ़ी एक्सेप्शनल, क्योंकि वो तो सऊदी अरब के थ्रू जा रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टच करता हुआ जा रहा था। दोनों जगह पर आपकी अभी कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर पाए। इजराइल का भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ रहा है, चाहे गाजा पे जो हमला हुआ हो, चाहे लेबनान पे कुछ हो रहा हो, चाहे इजराइल ने ईरान पे अटैक किया हो, भारत ने तो ईरान का कोई साथ नहीं दिया। और दूसरा भारत ने जिसका मदद की है वो या साथ दिया है वो यूएई है। भारत इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर या दुनिया के और इलाकों के अंदर इररिलेवेंट हो गया। ये इससे बड़ी बेइज्जती भारत के लिए नहीं हो सकती। और हम लोग बात कर रहे हैं इस नए घटनाक्रम की, जो पाकिस्तान जिसमें आया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने मिलके एक नया रक्षा समझौता एक पे दस्तखत किए हैं, जो और उसकी जो मूल्य है एकदम नेटो की तरह है। और ये एक इस्लामिक नेटो की तरह उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए सुशांत सिंह ने कैरेबन में एक आर्टिकल भी इस बारे में लिखा है। तो उस रोशनी में इसको बड़े समझें कि ये क्या मतलब है, ये क्या समझौता है और उसका हमारे लिए क्या मतलब है जो लोग भारत में हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और तो हम इसकी बात शुरू करते हैं कि ये जो पूरा मक्का, इसका नाम भी मक्का पे रखा गया, साझा रक्षा समझौता, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो जितनी मेरी समझ है इस समझौते के बारे में, वो ये है कि इसके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो रही हैं, पर इसके जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो एक बड़ा स्टेटमेंट है, वो सिर्फ़ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी प्रोसेस इस तरह से होगी, इसका आर्किटेक्चर ये होगा, हम लोग एक कमिटी बनाएँगे, उस कमिटी के ऊपर एक और कमिटी होगी अगर कोई रेज़ करेगा। जिस बात की वजह से इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो जैसा कि आपने कहा कि इसमें वो नेटो वाली क्लॉज़ डाल दी गई कि किसी भी एक मुल्क पे अगर हमला होता है, तो वो माना जाएगा कि वो सारे मुल्कों पे हमला है और वो मुल्क उसकी सुरक्षा के लिए आएँगे, जो कि नेटो की गारंटी होती है। बट जो ये पैक्ट है, इसके अंदर जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस पे हंगामा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है, वो यही है कि अगर अ, एक मुल्क पे हमला होता है, तो वो तीनों मुल्कों पे हमला माना जाएगा और तीनों मुल्क उसका जवाब देंगे। अभी कहने में तो बात बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्या कल को अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो क्या सऊदी अरेबिया और तुर्की पाकिस्तान की साइड से लड़ेंगे? या सऊदी अरब पे कल ईरान हमला करता है, तो पाकिस्तान क्या ईरान पे हमला कर देगा? तो वो तो ऐसा होता हुआ नहीं लगता है। तो एक तो हमको समझना चाहिए कि इसके बारे में जिस तरह का उससे थोड़ा नीचे है, उससे थोड़ा कम है, पर वो उससे कम होने के बावजूद भी भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। उनकी डिप्लोमेटिक जीत है, जैसे कि वो ट्रम्प के साथ भी वो जिता के जिसको बता रहे थे, जिस तरह से कि वो उन्होंने समझौता करवाया ईरान के साथ, जो कि अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। तो ये इसको जो इनकी जो कूटनीतिक जीत के हिसाब से देखा जाए, या इसमें देखा जाए कि पाकिस्तान इसमें से कुछ मजबूत होकर इसको निकले? थोड़ा-सा पीछे चलते हैं निधीश, इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसा आपने कहा, तीनों मुल्कों की अपनी-अपनी बहुत ताकत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, अथाह पैसा है। सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वो बहुत जियो स्ट्रैटेजिक है। सऊदी अरेबिया के पास इसी तरह तेल का भंडार है और तेल की बहुत बड़ी ताकत है।
वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। टर्की के बारे में जैसा आपने कहा नेटो का मेंबर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की के पास बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मॉडर्न है। आपको याद होगा जब F-16 अपग्रेड होने थे तो पाकिस्तान ने टर्की भेजे थे, या और भी कई चीज़ें हैं जो कि टर्की के अंदर बनती हैं। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ़ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी ब अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी में किया हुआ समझौता नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान शायद चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रैटेजिक पावर के लिए और मिलिट्री पावर के लिए। तो पहली तो बात सही है कि तीनों का तारतम्य है, तीनों अलग-अलग स्ट्रेंथ अपनी लेके आते हैं। और जो तीनों नहीं लेके आते हैं, जो आपने कहा वो क्या कॉमन एडवर्सरी क्या है? क्या कॉमन एडवर्सरी ईरान है? क्या कॉमन एडवर्सरी इज़राइल है? या सिर्फ़ एक डेटरेंस का तरीका है कि भई ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा ज़ोर से हमला मत कीजिए? या सिर्फ़ एक तैयारी है कि जो पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर है, जो मल्टीपोलैरिटी हो रही है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को प्लेस करें और किस तरह से चेस बोर्ड बने जिससे कि हम लोग कमज़ोर होके ना उभरें। जो कि सबका मानना है कि बेसिकली एक डेटरेंस की तैयारी है कि डेटरेंस थोड़ा-सा किया जाए कि ईरान या इज़राइल कोई भी बहुत ज़्यादा हमला ना करे। और दूसरा ये है कि हम तैयार हो जाएँ कि जब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पा रहा है, तो कैसे इस इलाके में हम लोग बेटर प्लेस्ड रहें, अच्छे तरीके से प्लेस्ड रहें। पर जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़ गिराए हों, और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। चाहे वो उनकी ट्रम्प के साथ मित्रता हो आसिम मुनीर की, चाहे जैसा कि आपने कहा आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हों। तो ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जो कि भारत ने किया, मोदी जी ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का वज़न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ-साथ ये बिल्कुल सही है, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल है जहाँ पर कि विदेश में उसकी वाह-वाही हो रही है। ट्रम्प साहब आसिम मुनीर को खाने पे बुलाते हैं, घंटों कॉल पे टेलीफ़ोन करते हैं, बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में वाही-वाही हो रही है, वाह-वाही हो रही है, ईरान से उनकी बात हो रही है, ईरान उनके यहाँ आ रहा है। सब कुछ अच्छा है बाहर तो। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौते की जो भूमिका में पाकिस्तान काफ़ी सक्रिय था और एक तरह से मुख्य भूमिका भी निभा रहा था, काफ़ी सारा श्रेय भी उनको दिया गया है इसके लिए। अब जब उनके रिश्ते सऊदी अरेबिया से उसमें और मतलब हालाँकि वो पहले से रिश्ते हैं, पर अब वो अगर उसको एक इस्लामिक नेटो की तरह उसको पेश कर रहे हैं, तो क्या उस समझौते में जो कि कभी होगा ईरान और अमेरिका के बीच, अभी तक तो वो ठीक से लागू होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो उसमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कैसी रह जाएगी कि जब आप उसके विरोध वाली पार्टी के साथ आप एक समझौते में दिखलाई पड़ते हैं? और दूसरा सवाल एक ये भी था कि क्या ये नए तरह का पैटर्न है जहाँ पे लोग अमेरिका की सरपरस्ती को छोड़कर अपना कुछ एक नया, भले छोटे-छोटे स्तरों पर अ, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के बाद सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब से एक अच्छी रिलेशनशिप होने के बावजूद भी ईरान उनको एक क्रेडिबल मीडिएटर की तरह देख पा रहा है। सैन्य स्तर पे पाकिस्तान ने उनके फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया है, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने सऊदी अरब के लड़ाकू जहाज उड़ाए हैं, पाकिस्तान ने वहाँ ब्रिगेड्स डिप्लॉय की हैं, पाकिस्तान ने सब कुछ किया है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब ने उनको सपोर्ट किया है पैसे से, ऑयल से, ऑयल की क्रेडिट लाइन से। आपको याद होगा एक वक़्त जब पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी फाइनेंशियली, तो वो क्रेडिट लाइन दे देते थे 3-3 महीने की, 6-6 महीने की, कि आपने तेल खरीद लिया और आप पैसे 6 महीने बाद दे दीजिएगा, 1 साल बाद दे दीजिएगा। तो वो जो मुल्क जिसकी की माली हालत बहुत खराब है, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ी मदद होती थी। तो उनके संबंध हमेशा से रहे हैं, और उन संबंधों के बावजूद आसिम मुनीर ईरान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, जिससे कि वो ईरान का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो अमेरिका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो चीन का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, और इसके लिए शायद भले ही मतलब हल्के मन से, आधे मन से हमको उनकी दाद देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अनयूजुअल है और काफ़ी एक्सेप्शनल। ओत-प्रोत जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि अरे क्या पाकिस्तान से अगर लड़ाई होगी तो सऊदी अरब और तुर्की थोड़ा आके लड़ेंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। दूसरा तरीका देखने का ये है
कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए टर्की और सऊदी अरब मदद करेंगे। सऊदी अरब के पास जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मॉडर्न हथियार हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो पेट्रियट्स हों, चाहे वो बाकी मिसाइल हों, वो पाकिस्तानी उनको समझ पाएँगे, ट्रेन कर पाएँगे और अगर भारत उस तरह के वेस्टर्न हथियार यूज़ करता है, तो पाकिस्तानियों को उनकी जानकारी होगी। सेम चीज़ टर्की की वजह से टर्की के साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो अपग्रेड हो सकते हैं। पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है, जो कि ऑलरेडी बन रहा है। चीन उसको सबमरीन बनाने को दे रहा है एआईपी के साथ। हमारे पास एक भी एआईपी सबमरीन नहीं है। अब वो JF-17 पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। तो अगर वो टर्की के साथ भी ये करेगा और सऊदी अरब के साथ भी ये करेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि सऊदी अरब जो है, उसके भारत से संबंध अच्छे हैं। बट इसका मतलब ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी, तो वो भारत पर दबाव डालेगा। अगर पाकिस्तान उसका मित्र है, तो वो भारत पर डिप्लोमैटिक तौर पर तो पक्का दबाव डालेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, सिंदूर में भी 2 ही मुल्कों ने मीडिएट किया था, अमेरिका ने और सऊदी। जी। सऊदी के प्रिंस आए थे यहाँ पर, वो चल रहा था और उन्होंने मीडिएट किया था। तो अब और ज़्यादा दबाव बनेगा भारत के ऊपर डिप्लोमैटिकली कि आप कुछ कीजिए और भारत की भी तो मजबूरी है सऊदी अरब के साथ। भारत के शायद सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब में ही काम करते हैं, जो मिडल ईस्ट में हमारे वर्कर्स हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सऊदी अरब से तेल भी चाहिए, हमें सऊदी अरब से वहाँ मदद भी चाहिए और एक तो इस तरह की समस्याएँ हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक सपोर्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, भले ही वो मुल्क हमारे यहाँ लड़ने ना आए। दूसरी चीज़ जिसके बारे में भारत में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, भारत के 2 आपको याद हो बड़े प्रोजेक्ट थे, एक आईमैक था, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। वो तो नहीं हो सकता है, वो तो सऊदी अरब के थ्रू जा रहा था। वो प्रोजेक्ट तो अब उसकी तो कोई शुरुआत होना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो सऊदी अरब के थ्रू जा रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टच करता हुआ जा रहा था। दोनों जगह पर आपकी अभी कोई हिम्मत नहीं है, कोई कोई औकात नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर पाएँ। तीसरी जो हमारी चीज़ थी, जो हमारा दूसरा जो था क्वाड जिसको बोल रहे थे लोग, दूसरे तरह का क्वाड I2U2। अब तो I2U2 होता नहीं दिख रहा है। इंडिया, इज़राइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। अब तो वो I2U2 हवा में है। इसके बारे में बहुत बात हुई, कहा कि साहब देखिए, हमारे ईस्ट में क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया का और हमारे वेस्ट में क्वाड है, इंडिया, यूएई, इज़राइल और यूएस का। और अब तो वो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं, वो पूरी तरह से बहुत मुश्किल है उनके अंदर कुछ होना। आईमैक तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है आईमैक के स्टार्ट होने का, आईमैक के कुछ भी होने का। और इसको अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखेंगे तो इसकी बड़ी वजह है भारत ने किन ताकतों का समर्थन किया है पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने मिडल ईस्ट के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर। इज़राइल का भारत पूरी तरह से इज़राइल के साथ रहा है। चाहे गाज़ा पे जो हमला हुआ हो, चाहे लेबनान पे कुछ हो रहा हो, चाहे इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया हो, भारत ने तो ईरान का कोई साथ नहीं दिया। और दूसरा भारत ने जिसका मदद की है वो या साथ दिया है वो यूएई है। जो समस्या हुई है वो इसलिए हुई है कि आपने इज़राइल के साथ बैठ के जैसे कि वो जो नकली मेडल था जिसको लेने के लिए मोदी जी वहाँ गए तेल अवीव और जो उन्होंने जाके नेसेट में लिया, उसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि ईरान के जब सुप्रीम लीडर की मौत होती है, तो आप उसके बारे में हत्या की जाती है, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको आप कंडेम नहीं करेंगे, उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है यार? जब बच्चियाँ मारी जाती हैं स्कूल के अंदर अमेरिकी मिसाइल से, आप उसकी भी भर्त्सना नहीं करते हैं। ईरान के 9 सैनिक मारे जाते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपने एक तरह से अपने आप को एक साइड पर खड़ा कर दिया है कि हम इज़राइल के साथ हैं, हम यूएई के साथ हैं। आपने अपने बाकी जो संबंध हैं, बाकी मुल्कों के साथ उस इलाके में, उनको कमज़ोर किया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है, जैसा आपने निधीश कहा, इसका नतीजा ये हुआ है, एक तो होता है कि आप एब्सेंट हैं किसी जगह से, आप मौजूद नहीं हैं। दूसरा है कि आप इर्रेलेवेंट हैं। भारत इस वक़्त वेस्ट एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर या दुनिया के और इलाकों के अंदर इर्रेलेवेंट हो गया है। ये इससे बड़ी बेइज़्ज़ती भारत के लिए नहीं हो सकती। एक तो है कि आप डेलिबरेटली चूज़ करते हैं कि मैं एब्सेंट रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मुझे नहीं फँसना है, मैं यहाँ से बाहर रहना चाहता हूँ, वो नहीं है। मोदी जी और जयशंकर और डोवल चाहते हैं, वो बार-बार सऊदी अरब भी जाएँगे, यूएई भी जाएँगे, इज़राइल से भी बात करेंगे, ईरान को भी वो चाहते हैं कि उनके ऊपर लाइमलाइट आए और हम कुछ कर पाएँ। पर आपकी इतनी खराब हालत है इस वक़्त कि आप एब्सेंट ही नहीं, इर्रेलेवेंट हैं। और मुझे लगता है भारतीयों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस वक़्त की भारत सरकार ने भारत को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर कि हम इतने बड़े ज़रूरी इलाके में, जो कि भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बहुत ही नज़दीक है, वहाँ पर हम पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो गए हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को आगे बढ़ाने की जहाँ इस तरह से बात हो रही है, क्या उसकी ऐसी कोई गंभीरता ज़रूरत तो शायद है, पर क्या गंभीरता दिखलाई पड़ती है या इसके बारे में कुछ सोच है या ऐसे आगे कुछ? अच्छा, दूसरी बात शायद ये भी है, पाकिस्तान में बात किससे करेंगे आप? ये आसिम मुनीर हैं और इनका नज़रिया
ऑप सिंदूर के बाद बिल्कुल दूसरे तरीके का है देखने का। आपने वो वेस्ट एशिया की तरफ देख रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, वो बाकी जगह देख रहे हैं। आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से कि चलिए भाई पीस की बात करते हैं, आपसे अलग बात करते हैं, नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको पता है कि हमारा इनके साथ मेल नहीं बनेगा और हम अपना काम करते हैं। जहाँ तक बात करने की बात है, देखिए आपको बात तो पाकिस्तान में सबसे करनी पड़ेगी। आपको बिज़नेस टाइज़ डेवलप करनी चाहिए, आपको पीपल टू पीपल टाइज़ डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि ट्रस्ट रीबिल्ड हो। आपको टूरिज़्म अलाउ करना चाहिए, आपको रिलीजियस टूरिज़्म अलाउ करना चाहिए, मिलिट्री से बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करनी चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। पर हम तो साहब करतार साहिब गुरुद्वारे में नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को। हम तो बिल्कुल ही हमने बैन कर रखा है, हर तरह से रोका बिल्कुल। हुआ है। और मुझे लगता है उसके पीछे एक आरएसएस का वर्ल्ड व्यू है, एक बहुत बड़ा कारण है। वो नहीं चाहते कि नीतीश, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग और जो बाकी लोग हैं, अनलेस कि इतना ज़्यादा दबाव अमेरिका से या विदेशी मुल्कों से आए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है, अमेरिका से ज़रा-सा दबाव आता है तो मोदी जी एकदम झुक जाते हैं। जैसा मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि व्हेन द यूएस सेज जंप, मिस्टर मोदीज़ आंसर इज़ हाउ हाई। बस तो वो मतलब ये हालत है इनकी। तो दो द इस हालत में आपको पता है कि अगर विदेश से दबाव आएगा, पश्चिम से दबाव आएगा, अमेरिका से दबाव आएगा तो कुछ भी कर लेंगे ये लोग। अदरवाइज़ अपनी तरफ से अगर ये अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी है, उस आइडियोलॉजी से अगर कमिटेड रहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने की कोशिश रहेगी। जी।